देश की राजधानी दिल्ली में शाम 6:52 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक के बाद एक कई धमाके हुए। आधा दर्जन कारें विस्फोट में जल गई भयंकर तरीके से। चारों तरफ तबाही, अफरा तफरी, और अब तक गृह मंत्री अमित शाह ने 8 लोगों के मरने और 20 लोगों के घायल होने की खबर दी है देश को। और उन्होंने कहा कि लगातार जांच जारी है। जो पहली कार थी i20, वो किसी नदीम की बताई जा रही है। उनके घर भी जांच पड़ताल के लिए टीम चली गई है। और इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को ढांढस बंधाया और कहा कि जिन लोगों ने काम किया है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। पूरी तरीके से गृह मंत्री लगातार मौके पर हैं और इससे पहले वो अस्पताल गए थे, पत्रकारों से ही बात की है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास जो कारों में विस्फोट हुआ बेहद दर्दनाक और चिंताजनक है। और ये अत्यंत दुखद, इस दुख की घड़ी में अपने परिजनों को खोने वालों के प्रति वो कह रहे हैं कि मैं साथ खड़ा हूँ, शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ और जल्द ही जल्द जो घायल हैं उनकी स्वस्थ होने की आशा करता हूँ। तो कुल मिलाकर तमाम तरीके से संवेदनाएं आ रही हैं, लेकिन बहुत ही कायराना और ख़तरनाक, बहुत ही कायराना हरकत है जिसने भी की है। लेकिन अब तक 2-3 थ्योरी पर हम लोग देख रहे हैं। डिफेंस जो एजेंसियां हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां, वो भी इस पर काम कर रही होंगी कि पिछले 2-3 दिनों के अंदर देश में तमाम जगह जो बरामदगियां हुई हैं, संदिग्ध RDX या अमोनियम साइनाइड या अमोनियम नाइट्राइट, जो भी विस्फोटक हैं, वो बड़ी मात्रा में हरियाणा बरामद हुए, फरीदाबाद में, सहारनपुर में। और गिरफ्तारियां हुई हैं सहारनपुर, लखनऊ और गाजियाबाद से 3 डॉक्टरों की। और उनके आतंकी कनेक्शन के बारे में भी पुलिस को और सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी मिली है। अब क्या इन गिरफ्तारियों, एक्सप्लोसिव की बरामदगी और दिल्ली की घटना का कोई आपस में कोई कनेक्शन है, इंटरकनेक्शन है, इस बात की अभी पुख्ता जानकारी नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 8 लोग इस घटना में मारे गए हैं और 20 लोग घायल हुए हैं, जबकि इससे पहले 10 लोगों के मारे जाने और 3 दर्जन के घायल होने की खबर मिली थी हमें। तो कुल मिलाकर लगातार देश में अलर्ट चल रहा है। जहाँ जहाँ सारी चीज़ें हैं, जहाँ भीड़ है, वहाँ जांच पड़ताल हो रही है। बिहार जाने वाले वाहनों पर ख़ास तौर पर तवज्जो दी जा रही है, देखी जा रही है, जांच हो रही है। और ये कहा जा रहा है चूँकि बिहार में कल चुनाव है तो इसको लेकर भी बहुत सतर्कता है। सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ ग्रुप कैप्टन MJ अगस्टीन सर लगातार जुड़े हुए हैं। अगस्टीन सर, एक तो आप कोई महत्वपूर्ण बात कहने वाले थे, वो कहिए। फिर मेरा सवाल आपसे ये होगा कि अब इस समय की जो परिस्थितियां हैं, जो इकोसिस्टम है, अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, स्लीपर सेल है, इन चीज़ों को लेकर किस तरीके से आप इस घटना को जोड़कर अगर देखें तो कैसे देखेंगे? दुगेन जी, आप अपना अपना पुराना समय जब आप सोच के देखते हैं, जब आप जी चैनल 7 में थे या जी फिर जी जी दैनिक भास्कर का समय आप जी जी देखते हैं, जी जी नॉर्थ ईस्ट का समय जब देखते हैं, जी तो देखिए, जो हमारा खतरा जो है, एक आप समझते हैं इस बात को, और जो पुराने समय के लोगों सब समझते हैं कि जी ये बहुसूत्र है। और स्लीपर सेल जो है, जी स्लीपर सेल हो या जो ड्रोन नार्को टेरर एंगल हो, या फिर बहुक्षोत्रीय जो जानकारियां हमें मिल रही हैं वो हो, जी आप इन सब चीजों में आप देखते हैं पिछले 10-1 साल में, अब आई एम श्योर आप मेरे इस बात से बिल्कुल ही सहमत होंगे कि ये 10 से 1 साल में जो इंटेल फ्यूजन हुआ है, वो उस एक समय में हमारा इंटेल जो है बिल्कुल ही टूटा फूटा हुआ था। मतलब इंटेलिजेंस फ्यूजन नामक चीज थी नहीं, आज इंटेलिजेंस फ्यूजन है। और जो फाइनेंशियल चेक पॉइंट्स हैं, जिसकी वजह से हमने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में लाने तक के हमने कुछ समय के लिए ही सही हम उसमें सफलता पाए, वो फाइनेंशियल जो चेक पॉइंट्स को जोड़ने और इंटेल फ्यूजन की वजह से हो पाया। और ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो आप रिपोर्ट किया करते थे चैनल 7 पर, आजकल न्यूज़ 18 है, जी जी और आज के तारीख में आप जब सोच के देखते हैं तो बहुत कम हो गया है या ना के बराबर हो गया है। जी तो इन सब चीजों पे जब आप नजर डालते हैं तो हमें एक चीज नजर आता है, वो ये है कि कहीं ना कहीं
दुर्गेश जी, जी एफिशिएंसी जो है सिक्योरिटी एजेंसीज की हो या फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज की हो, जी एफिशिएंसी हमारी कहीं गुना बढ़ी है। जी तो इसको नजरअंदाज पहली बात नहीं किया जा सकता है। और अंग्रेजी में कहते हैं ना, गिव डेविल इट्स ड्यू, हमको ड्यू देना ही होगा। ये माफी के छुटपुट साथ सर रोक घटना। रहा हूँ, जो आप कह रहे थे वो उसी की तरफ हम लगातार, जो जांच एजेंसियां बढ़ रही हैं, स्पेशल कमांडोज की टीम लाल किले की तरफ रवाना हो गई है, वहां पहुंच गई है। तो ये अपने आप में जो आप संकेत दे रहे थे हमसे बातचीत के दरमियान, उसी तरीके से एनएसजी बढ़ रही है, स्पेशल कमांडोज लाल किला की तरफ बढ़ रहे हैं, वो लगातार पहुंच रहे हैं वहां एक के बाद एक करके। तो मुझे लगता है जिस दिशा में आप कह रहे थे जांच उसी दिशा में जा रही है। पूरी लाल किले को ये टीम जो स्पेशल कमांडोज की है वो खंगाल रही है। तो क्या अगस्टीन सर, ये भी आशंका हो सकती है कि लाल किले में ही कुछ लोग अभी छिपे हों? क्या ऐसा हो सकता है क्या? शोर से इंफॉर्मेशन निकाल करके, लॉजिक लगा करके आप देखते हैं अपने अनुभव के छतरी के नीचे, जी तो आपको ये समझ में आता है कि जब एमएनएसजी बैरक से निकला है जी और एनआईए अपने जगह पे पहुंचा है, वो सीएनजी ब्लास्ट तो नहीं है। जी इतना तो पुष्टि हो चुका है दुर्गेश जी। जी इसमें कोई भी चैनल कुछ भी रिपोर्ट कर रहे हो, हम्म, इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए, पहली बात। जी दूसरी बात, ये एक अच्छा एक संकेत भी है और एक अच्छा एक न्यूज भी है कि जिस तेजी से एनएसजी आया है, उस वो तेजी हमें बॉम्बे ब्लास्ट के दौरान देखने नहीं मिला था। जी 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 इस तेजी की वजह से हो सकता है, और आपकी भविष्यवाणी या फिर आपके जो सरस्वती आपके जुबान से जो बोल रही हैं कि हम जल्दी से जल्दी इन्हें पकड़ने में काबिलियत हासिल करें और ये ज्यादा डैमेज ना कर पाए। ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी ज्यादा हो। और जैसे आप कह रहे हैं, अगर वो लाल किले के अंदर देख रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको वो छुपे होने की जरूर है। इसमें टेक्नोलॉजी की भी मदद ली जाएगी। आप हो सकता है आधे घंटे बाद, एक घंटे बाद ड्रोन्स के भी दृश्य दिखाने लगेंगे, क्योंकि ड्रोन्स भी गश्त लगाने शुरू कर दिए होंगे या कर रहे होंगे। जी। इस सर एक बड़ा अहम सवाल और है, फिर मैं दूसरे मेहमानों को पास जाऊंगा। बहुत ही अहम सवाल है टेक्नोलॉजी। जैसे आपने कहा ना कि बहुत कुछ बदल गया है टेक्नोलॉजी। यार नीचे चलाओ यार। गृह मंत्री अमित शाह ने एक हाई लेवल बैठक बुला ली है, लगातार वो हाई लेवल बैठकें कर रहे हैं और लगातार वो बैठकें कर रहे हैं। हाई लेवल की बैठक अमित शाह ने बुला ली है और प्रधानमंत्री भी इस चीज़ को लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट में और जिस तरीके से एनएसजी और जो स्पेशल कमांडोज की टीम लाल किले में घुस गई है और वो एक एक तरीके से कोना कोना छान रही है। तो कहीं ना कहीं जैसे हमारे इस देश के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट एमजे अगस्टीन साहब कह रहे थे, इशारा कर रहे थे कि अगर एनएसजी आती है या एनआईए आती है तो साहब वो बिल्कुल कहीं सीएनजी ब्लास्ट तो नहीं हो सकता। वो तो निश्चित तौर पर संकेत और संदेश देते हैं कि ये कहीं ना कहीं कोई आतंकवादी घटना है। और एनएसजी का ऑपरेशन होता है तो कहीं ना कहीं ये भी आशंका होती है कि आतंकवादी कहीं आसपास छिपे हों, तो ऐसा हो भी सकता है। वो ऐसी संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि थोड़ी देर बाद ड्रोन भी यहाँ पर आएंगे। तो टेक्नोलॉजी को लेकर हम सवाल कर रहे थे अगस्तीन सर, टेक्नोलॉजी अब कितना ज़्यादा अहम रोल निभाती है? जो जैसे पहले मुखबिर तंत्र होता था, सूचना तंत्र होता था, जिस ज़माने की बात आप कर रहे हैं, तो अब टेक्नोलॉजी कितना प्रभावी और कितना इवाल्व हो गई है इसमें सर? दुर्गेश जी, आप अपना समय याद कीजिए जी दैनिक भास्कर का। जी तो आप भी न्यूज जब लिखा करते थे, जी। तो मुखबिर से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिला करता हाँ जी था, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। टेक्नोलॉजी से कम। हाँ बट टेक्नोलॉजी आज देखिए, जी 100% आपका जो इंफॉर्मेशन है या जो हम दिखा रहे हैं, टेक्नोलॉजी टेक ओवर कर चुका है। मुखबिर जो ह्यूमन इंटेलिजेंस की अपनी एक महत्वपूर्णता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कई 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 बार ऐसे होता है कि हम ह्यूमन इंटेलिजेंस को दूसरे या तीसरे श्रेणी में लाके खड़ा कर चुके हैं, क्योंकि हमें अगर कोई चीज की पुष्टि करनी हो तो ह्यूमन इंटेलिजेंस जरूरी है। जी ये बात सही सच है। लेकिन आप आज टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी स्पेशली चीज की बात करते हैं, तो दो चार चीजें मैं समझा दूं। एक दो चीजों पे मैं भी काम कर रहा हूं या कर चुका हूं। जी वो प्लीज है प्लीज। जो सीसीटीवी, आप सीसीटीवी की जब बात करते हैं,
अब घर में भी लगाए होंगे आपने, चैनल में, अपने इलाके में भी आपने सीसीटीवी देखा होगा। जी सीसीटीवी अपने आप में एक पोस्टमार्टम की तरह काम करता है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, दुर्गेन जी। जी जी जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तभी वो एक पॉजिटिव या फिर एक प्रेडिक्टिव इंटेलिजेंस की तरह काम करता है। जी नहीं तो हम देखते हैं कि कहीं ब्लास्ट हुआ तो सीसीटीवी की तरफ जाएंगे, उस समय में हम आगे पीछे करेंगे, देखेंगे अच्छा ये कार दिख गया। जी तो आज क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेशली जो सीमांतर इलाके हैं या फिर हमारे बॉर्डर पोस्ट्स हैं या जहां हमारे इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम्स हैं, वहां पे मैं ये कहते हुए बड़ी गर्व महसूस करता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस कदर तेज हो गया है कि आप प्रिवेंटिव इंटेलिजेंस की तरफ काम करते हैं। जी तो यही मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था कि ये प्रिवेंटिव इंटेलिजेंस कि चलते ये जो भाग रहे थे, तब ये होने की संभावना सबसे ज्यादा है, दुर्गेन जी। अब लिखित में ले लीजिए मेरे से, जी जी। अगर ऐसा ना हुआ मैं आपके चैनल में आना छोड़ दूंगा। नहीं 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 इतने मैं इतने 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 इसके साथ कह रहा हूं, हाँ। क्योंकि ये प्रिवेंटिव इंटेलिजेंस क्या करता है, थोड़ा बहुत उसमें काम भी किया हूं, और मैं अच्छी तरह जानता हूं, आप भी नहीं नहीं, मेरे बात देश से देश बिल्कुल आपके बारे में जानता है कि सहमत आप हैं। किस तरह काम करते हैं, देश जानता है, हम सब जानते हैं। जी प्लीज। और अब तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है दुगेन जी, जी कि ये जो ये जो टेक्नोलॉजी है वो करता क्या है। जी वो हमें इंफॉर्मेशन जल्दी देता है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है, और प्रेडिक्टिव और प्रिवेंटिव इंटेलिजेंस की तरफ हमें धकेलता है। आज के तारीख में, जी। 5 साल 10 साल पहले ऐसा नहीं था। नहीं था, बिल्कुल नहीं था। पोस्ट जी मुझे लगता है कि अगर नेटवर्क में कुछ व्यवधान है, और इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है, दिल्ली ब्लास्ट पर अमित शाह ने बैठक बुलाई है और लगातार वो हाई लेवल बैठक कर रहे हैं। इस वक्त गृह मंत्रालय एक्शन में आया है। जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी घटना हुई है और लगातार आतंकी हमले से जोड़कर जांच शुरू की गई है, जो अभी हम चर्चा कर रहे थे। तमाम देश के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट इस बात को कह रहे थे कि ना, जिस तरीके से परिस्थिति जन साक्ष्य जो चीज़ें दिख रही हैं, वो सीधे सीधे तौर पर आतंकवादी घटना की ओर इशारा कर रही है। तो प्रधानमंत्री ने शोक जताया है, लोगों जो घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इस घटना की निंदा की है और उन्होंने कहा कि जल्दी जो घायल हुए हैं स्वस्थ हो जाएं, और जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, इस विस्फोट में मारे गए हैं, उनके परिवारों के साथ वो खड़े हुए हैं। तो देश भर से शोक संवेदनाएं हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जो बाद में लगातार अपडेट्स हम लगातार आपको दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, अमित शाह, भारत के गृह मंत्री, बहुत लगातार वो सक्रिय हैं और लगातार वो अस्पताल गए हैं, मौके पर गए हैं, बैठकें कर रहे हैं, पुलिस कमिश्नर से बातचीत कर रहे हैं। वो इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं कि अब तक, और ये भी आशंका जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि थोड़ी देर बाद हमको कोई ऑपरेशन देखने को मिले, क्योंकि तो सीधे मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। हमारे साथ देश के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन एमजे अगस्टीन सर से मेरा सवाल जो था उसका जवाब अधूरा रह गया था। अगस्टीन सर कंप्लीट करिए प्लीज। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहूंगा मैं, जी ये जो इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस फ्यूजन की मैंने बात करी, जी वो जो है वो तभी संभव हो पाया जब टेक्नोलॉजी एक हद तक मेच्योर हुआ। जी और वो उसमें सबसे मेच्योर टेक्नोलॉजी अगर मैं आज के तारीख में देखूं दुबेन जी, वो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी। जी आप आपका सीसीटीवी जो है, जी वो हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एम्बेडेड कैमरा ना हो, जी लेकिन जब आप एनआईए हेडक्वार्टर्स या फिर टेक हेडक्वार्टर्स में जब जाता है, वो ऐसा फ्यूज होता है इंफॉर्मेशन कि आप इसको प्रिवेंटिव इंटेलिजेंस की तरह इस्तेमाल करते हैं, ना कि रिएक्टिव इंटेलिजेंस की तरह। जी जी ये संभव हुआ है दुर्गेन जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, पिछले 1-2 साल में। इससे पहले नहीं था। जी जी कि पिछले 1-2 साल में
हम रिएक्टिव इंटेलिजेंस से प्रिवेंटिव इंटेलिजेंस तरफ बढ़े। ये अपने आप में बहुत 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 बड़ा एक कदम है। और मैं जानता हूं इसकी वजह से अगर दिल्ली सेफ है, आप अपना समय सोचिए जब हर आए दिन ब्लास्ट हुआ करता हाँ था, जी आजकल क्यों नहीं जी हो रहा है? जी जी। आप टेक्नोलॉजी की आप वजह से। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इस और वक्त हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्सपोज किया है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। और उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम से हम प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्माओं को सद्गति दे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोकाकुल परिवारों को ये अथाह दुख सहने की शक्ति की कामना की है ईश्वर से कि ईश्वर उन्हें शक्ति दें। आज दिल्ली के विस्फोट को दुर्भाग्यपूर्ण घटना के रूप में उन्होंने इसे कहा है और कहा कि मेरी संवेदनाएं असमय काल कलवित हुए लोगों के साथ हैं और प्रभु श्री राम उनकी जो इस दुख को कम करें और जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे उन्हें सद्गति प्रदान करें। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये पहली प्रतिक्रिया आई है इस वक्त। सीधे रुख करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरीके से प्रिवेंटिव भूमिका में है, इस पर बात कर रहे थे जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट एमजे अगस्टीन सर। सर अपनी बात कंप्लीट करिए प्लीज। हाँ, मैं संक्षेप में बताऊंगा क्योंकि बाकी दो मेहमान भी हैं, उनसे भी हम और बातें सुन लेते हैं। लेकिन ने जो सवाल किया था टेक्नोलॉजी का, जो जो सबसे आपका इंपॉर्टेंट सवाल था जिसमें मैंने ड्रोन का जिक्र किया था। जी देखिए, इंटेलिजेंस एक चीज है। अब अगर मैं दर्शकों को बड़े आसान तरीके से समझाऊं, जी मुझे पता लग गया कि आज फलाना जो चोर है मेरे घर में चोरी करने वाला है, जी बट उसका मैं करूंगा क्या उस इंफॉर्मेशन का? जी वो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जी क्या मैं लाठी लेके खड़ा हो जाऊंगा या 100 नंबर घुमाऊंगा या करूंगा क्या? जी तो जो 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 एक होता है इंफॉर्मेशन या इंटेलिजेंस का अवेलेबल होना, और दूसरा होता है उस पर कार्य करना। यहाँ पे मुझे लगता है ये अगर थोड़ा और सतर्क होते हम, थोड़ा और हो सकता है ये प्रिवेंट एक्सप्लोजन से पहले अगर हो जाए होने की संभावना थी, जी लेकिन हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, कैसे ये चूक हुई, ये हमें आगे जैसे अली शाह साहब बताते हैं आने वाले समय में पता लग जाएगा। लेकिन मैं फिर से यही कहूंगा कि उन्हें सिर्फ एक बार सक्सेस पाने की जरूरत है। हमें 100% सक्सेस पाने की जरूरत है, और 100% नामक चीज, दुर्गेन जी, दुनिया में कोई चीज नहीं है। जी ये सिक्स सिग्मा जिसको हम कहते हैं जी वो भी 99% ही है। जी और सिक्स सिग्मा अचीव करने में आपको पूरी जिंदगी खपत करनी पड़ती है, तब भी आप सिक्स सिग्मा नहीं अचीव कर पाते। जी तो ये इसको एक 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 छोटा सा एक घटना की तरह देखना चाहिए, ना कि जैसे हमारे बचपन में हुआ करता था आए दिन यहाँ ब्लास्ट वहां जी ब्लास्ट, ये जी चीज मत छुओ, यहाँ मत बैठो। जी ये सब तो नहीं हो रहा है, जी थैंक जी गॉड। जी जी बिल्कुल जी प्रभु श्री राम का बात है। हाँ जी जी। उत्तम कुमार देवनाथ सर की तरफ चलेंगे। सर अभी बहुत डिटेल से अभी अगस्तीन सर ने समझाया कि एआई की क्या भूमिका है, और हम अभी एक बड़ी बहुत सधे हुए शब्दों में उन्होंने कहा कि हम इसको प्रिवेंट कर सकते थे। तो वो बड़ी महत्वपूर्ण है। भी एक जर्नलिस्ट के रूप में तो मेरा जो अटेंशन है वो इसी की तरफ जाएगा कि हम मिनिमम डैमेज होना तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी हमें किस तरीके से और काम करना पड़ेगा, किस तरीके से और हमें सतर्क करना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ी चुनौती है। जैसा अगस्टीन सर ने कहा कि उनको एक बार सक्सेस होना, हमें 100% सक्सेस होना, और सिक्स सिग्मा में 99% ही है मसला। तो हमारे सामने तो चुनौती है, एजेंसीज के सामने बड़ी चुनौती है। देवनाथ सर, इसमें कोई शक नहीं है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती तो यही होगी कि यह आतंकवादी घटना किसके कहने पर हुआ। जी अब जो कार है, कार बहुत ही अच्छा सबूत होगा। कार की अलग अलग जानकारियां छन छन के सामने आएंगी। उसके अंदर क्या सामान था, सामान को देखकर ये आइडिया हो जाएगा कि वह कहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी। अब जैसे कार का जो नंबर है उससे इतना आइडिया हो गया, बॉडी चेसिस नंबर से इतना आइडिया हो गया है कि यह कार इसके पहले सलमान नाम के एक व्यक्ति की थी। अब सलमान दावा कर रहा है, पुलिस ने उसको पकड़ लिया है, जी वह दावा कर रहा है कि उसने इस कार को बेच दिया था। जी तो अगर उसने कार को बेच दिया था तो किसको बेचा था,
और जाहिर बात है बीच में एनओसी नाम का एक डॉक्यूमेंट होता है जी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने जब दिया तो उन्होंने किस बेसिस पर दिया होगा जी या नहीं भी दिया होगा। अब अगर कार में 2 या 3 लोग सवार थे तो उनके जो मोबाइल फोन है उसको एक कॉन्सेप्ट होता है। ग्रुप कैप्टन अगस्टिन भी उसके बारे में ज्यादा जानेंगे मेरे से कि मोबाइल फोन पे अगर वो बातचीत कर रहे थे पिछले कुछ घंटों में कुछ दिनों से तो ट्रैंगुलेशन करके वो किस टावर के पास थे और ट्रैंगुलेशन करके उनके मोबाइल फोन का पूरा रूट मैप बन सकता है। जी तो वहां भी जांच एजेंसीज को बहुत मदद करेगा एक कंक्लूजन में पहुंचने के लिए। जरूरी इस वक्त ये है कि आसपास के एरिया में आज रात को कोई दूसरा दंगे फसाद ना हो जाएं। जी जी, ये बड़ी चुनौती है सर ये। जी जी हाँ, दिल्ली में पहले हो चुका है कि जब एक तरह का एक कुछ वारदात हुई तो तुरंत वह दो समूहों के बीच में दंगे फसाद में परिणित हो गया। तो आज दिल्ली पुलिस को कई काम करने पड़ेंगे। सब जगह रात को जैसे ग्रुप कैप्टन अगस्टाइन ने बोला मोबाइल ड्रोन की मदद से रात को उड़ने वाले ड्रोन होते हैं, इंफ्रारेड सिग्नेचर से उनको रात को भी नजर आ जाता है कि कहीं पर दंगे फसाद ना हो। एक और जो क्यू मिल जाता है, अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे, आप देखेंगे कुछ मोबाइल फोन जो हैं वो हाइपर एक्टिव हो गए होंगे। जी जी तो आज रात को जो मोबाइल फोन हाइपर एक्टिव हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पता लग जाएगा कि यह 100 200 300 जो मोबाइल फोन हैं वो शाम के 7 बजे के बाद हाइपर एक्टिव क्यों हो गए, क्यों हर मिनट मिनट पे वहां से कॉल बाहर जा रही थी और अंदर आ रही थी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इनको पहचान करने के बाद इन सब पर जीरो इन किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या उनमें महज 3 घंटे में 40 कॉल किस लिए किए गए। तो इन सब सबूतों के ये सब चिन्हित करेंगे जांच की दिशा को। जी बड़ी बहुत वास्तव में जांच की प्रक्रिया इसी तरीके से मुझे लगता है, चूँकि आप लोग बहुत अनुभवी तजुर्बेकार हैं। मेजर अली साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। बहुत दोनों एक्सपर्ट्स ने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से एआई का जिस तरीके से इस्तेमाल हम लोग करें कि बहुत मिनिमम डैमेज हुआ है, जैसा कि अभी अगस्टीन सर कह रहे थे, और देवनाथ सर ने भी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें बताई कि भाई अब चुनौतियाँ क्या हैं। एक तो कि कम्युनल हारमोनी बनी रहे, क्योंकि इस तरह के शरारती तत्व इस तरह की घटनाओं के बाद वो करते हैं। फिर जांच की दिशा क्या होगी। तो, जी तो देखिए, कुल मिलाकर अगर स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं तो अब वास्तव में हम सबको किस तरीके से मतलब जो एजेंसियां हैं हमारी उनकी मतलब वो किस तरीके से उनको अब और सतर्कता के साथ में काम करना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरीके की घटनाओं को डिकोड कर लिया जाए, क्योंकि ये असंभव नहीं है। अभी कहा अगस्टीन सर ने कि ऐसा हो सकता था जब 3-3 4-4 गिरफ्तारियां हो गई हैं, बरामदगियां हो गई, तो इसमें हो सकता था। तो कहीं ना कहीं हमको थोड़ा और सतर्क रहने की जरूरत है, इस तरह कहा जा सकता है क्या इसको। जी देखिए, आपने बोला आखिर में कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है ताकि आइंदा भविष्य में ऐसा कांड ना हो। जी देखिए, अक्सर अनुमान तौर पे हमने देखा है कि आपने भी गौर किया होगा कि 26 नवंबर आता है तो पूरे देश की सुरक्षा बलें पूरी सड़कों पे आ जाती हैं। 11 सितंबर आता है फिर अलर्ट हो जाती हैं। फिर ये ऐसा फिर 13 दिसंबर आता है तो पार्लियामेंट के अराउंड आप सिक्योरिटी देखते हो। भाई, उग्रवादी आतंकवादी हो सकता है कि वो पैटर्न ना दोहराए ना, ऐसा लेना जरूरी नहीं है। बल्कि कोई किसी एक रक्षा विशेषज्ञ से मेरी बात हो रही थी, वो कहता कि अगर 26/11 आया या 13 दिसंबर आया अभी तो लोग अलर्ट हो जाते हैं कि भाई मत जाना। आई थिंक दैट वो कह रहे थे कि आई थिंक दैट कुड बी द सेफेस्ट टाइम एक्चुअली, बिकॉज क्योंकि जरूरी नहीं है आतंकी वहीं पे उसी टाइम पे तब दोबारा हमला करे। तो वैसे ही अभी क्या है, हम पूरा अपना कॉन्सेंट्रेशन लगा देंगे उधर को, जो कि अच्छी बात है, लगाना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम और भी क्राउडेड इलाके होंगे, जैसे कि रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, कई चीजें हैं जो कि 24 घंटे ऑपरेट करते हैं। वहां पर भी हमको हाईएस्ट अलर्ट, क्या पता ये एक स्ट्रैटेजी हो, क्या पता एक प्लान हो उग्रवादियों का, आतंकवादियों का, कि यहां पर हम ये ब्लास्ट करेंगे, यहां पर जाएगा पूरा अटेंशन और वहां पर हम एक बड़ा अंजाम दे देंगे कोई।
ऐसा भी स्ट्रैटेजी हो सकती हाँ है ताकि बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल बहुत वाजिब फरमाया, बिल्कुल सही बात कही आपने जी। तो इसलिए एक तो मैं एक सलाह देता हूं आपके माध्यम से अपने सारे देशवासियों को कि जो भी क्राउडेड इलाके हैं अभी, अगर जो अनअवॉइडेड हैं अगर आपकी तरफ से, की तरह आप अवॉइड करिए। अगर अनअवॉइडेड हैं तब भी आप बड़े सतर्क रहकर और सूंघ सूंघ कर, अगर हल्का सा भी शक शुबा जाती है कहीं पे भी, आप फौरन आप रिपोर्ट करिए। और लावारिस वस्तु क्या होता है, अक्सर हम अरे मोबाइल फोन गिरा हुआ है, अच्छा आईफोन है, उठा लेंगे। आप तुरंत रिपोर्ट करें, आप उस पर मत जाइए। अब हल्का सा भी शक होता है कहीं पे भी, हम प्रिवेंट कर सकते हैं, एंड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सर सिक्योरिटी के मामले में ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी में मैं एक्सपर्ट हूं तो फिर मैं जब हादसा हो जाएगा तब मैं कार्रवाई करूं। सिक्योरिटी एक्सपर्ट यानी कि ऐसा हादसा मैं होने ही ना दूं। अगर सिक्योरिटी करनी है, लड़ना नहीं है क्या हम आके लड़ें, भाई मैं उस सिचुएशन को प्रिएम्प्ट करूं, प्रिवेंट करूं कि ऐसी स्थिति आई ना। तो कुछ भी स्ट्रैटेजी हो सकती है, जो नापाक नजरें गाड़े हुए हैं हमारे पे, कुछ भी कहीं पे भी, तो बिल्कुल ताकि हम सतर्क रहें। और ऐसी जगह नहीं है कि केवल क्राउडेड इलाके ही हो जहां पर शक ना जाए। और जरूरी नहीं है कि भाई 26/11 को ही करेगा वो आतंकी आके हमला, तभी करेगा, वो कभी भी कोई भी कर सकता है। 26/11 से 2008 से पहले तो कभी 26/11 पे हमला नहीं हुआ, जी 26/11 तारीख हुई है ना। जी तो कोई भी 11 नवंबर ना हो, भगवान ना करे, खुदा ना करे, गॉड फॉरबिड 12 नवंबर ना हो। तो हमको अपनी हिफाजत अपने हाथों में है। भाई एक पुलिस वाले ने मेरे को, एक पुलिस ऑफिसर ने मेरे को बहुत अच्छा सा एक चीज कही थी। मैं एफआईआर कराने गया था, किसी की चोरी हो गई थी। कहते साहब जिसकी चोरी हो जाती है, जिसके यहाँ पे गलती उसकी होती है। और मैं काफी हद तक सहमत हूं उनकी इस बात से, क्योंकि हमने ढील छोड़ी तभी चोरी हो गई। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी हमारी गलती है, चोर भी करता है। तो सिमिलरली सुरक्षा भी हमारे जिम्मे है। यही नहीं कि हम रक्षा बलों, पुलिस को ही हम दे दें, हम आप ही हमें रक्षा करोगे। अपनी रक्षा, अपने आस पड़ोस की रक्षा स्वयं अपने हाथ में है। और अक्सर क्या होता है ना, हमें शक होता है, हम नजरअंदाज कर देते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो अभी जैसे कि शुरुआत में सब लोग कह रहे थे भाई सीएनजी ब्लास्ट हो सकता है, अभी भी कोई रूल आउट नहीं हुआ है, लेकिन मैं ऐसे मान के चल रहा हूं कि सीएनजी ब्लास्ट नहीं है और ये आतंकी हमला है। मैं ऐसे सोच के चल रहा हूं। हो सकता है वो हमारी प्रिपेयर्डनेस टेस्ट कर रहे हो कि हम उस पर कैसी कार्रवाई करेंगे। फटाफट एनएसजी ब्लैक एट कमांडर ने फटाफट रिएक्शन दिया, तो ये लोग हमेशा पहले भापते हैं सिचुएशन, उसके बाद और बड़ी घटना को अंजाम देते हैं, देखने के लिए भाई क्या रिएक्शन होगा हमारी तरफ से। तो हमें हर तरीके से, हर जगह से, बल्कि मैं जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, बड़ी अच्छी बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल करें। एट द सेम टाइम रैंडमली कॉल रिकॉर्ड्स, कहां पर कई फ्रीक्वेंटली कॉल हो रही हैं, फटाफट कार्रवाई करें। क्योंकि अगर ये स्थिति भी हो सकती है कि हम प्रिवेंट कर सकते थे, इतनी पूछताछ गिरफ्तारी होने के बाद इतना हम डिकोड क्यों नहीं कर पाए ऐसी घटना यही को? सवाल है कि बार बार मेरे मन में भी सवाल आ रहा है और आप सभी के मन में सवाल आ रहा है कि हम डिकोड क्यों नहीं कर पाए। अपने आप में बहुत सवाल है। और मैं अंतिम टिप्पणी के लिए ग्रुप कैप्टन अगस्टीन सर के पास फिर जाऊंगा। अगस्टीन सर, जैसे अभी मेजर शाह ने कहा कि भाई हम पब्लिक की भी जिम्मेदारी है, मतलब सुरक्षा एजेंसियों पर सब कुछ हम नहीं छोड़ सकते। ठीक बात है, अच्छी बात है कि पब्लिक को जागरूक किया जाए। जिन देशों में आतंकवादियों की घटनाएं ज़्यादा होती है, आतंकवादी घटनाएं ज़्यादा होती, वहाँ जिस तरीके से पब्लिक को ट्रेंड किया जाता है, क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं या हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं क्या? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहली बात, हम एक डेमोक्रेसी हैं, तो हमारे लिए सुरक्षा भी बचा होना चाहिए और स्वतंत्रता भी। जी ये इसके बीच का जो लकीर है ना, कभी कभी आप इजराइल जब जाते हैं, आपकी स्वतंत्रता जो है बहुत, दायरा जो है बहुत कम है। एक भारतीय होने के नाते मैं कह रहा हूं कि हमारे यहाँ स्वतंत्रता बहुत ज्यादा है। जी और इसका ये मतलब नहीं सुरक्षा कम है, लेकिन जब आप सुरक्षा के हदें जो
बढ़ाते जाते हैं तो आपकी अपनी स्वतंत्रता जो है कम होती जाती है। लेकिन मैं फटाफट दो चीजें बताना चाहूंगा, तीन चीजें बताना चाहूंगा जी प्लीज। दुकेन जी। जी आतंकी रणभूमि जो है आज की तारीख में आप देखते हैं तो बिल्कुल ही बदल चुका है। जी आज लड़ाई जमीन पर कम और डेटा पर ज्यादा है। जी जी टेक्नोलॉजी के तीन मेजर, मैं कहूंगा, गेम चेंजर हैं। एक है डिटेक्ट, जो हम सब कर रहे हैं, क्योंकि अभी आज दिल्ली के अंदर डिटेक्शन कैपेबिलिटीज जो हैं बहुत ज्यादा है। सीडीआर हो, सीसीटीवी हो, एक और चीज है एएनपीआर, ऑटोमेटिक नंबर नंबर प्लेट डिटेक्शन जो है, वो दिल्ली पुलिस के और बाकी एजेंसियों के अंदर बहुत ज्यादा है और बहुत पुख्ता है और बहुत ही जल्दी हो जाता है एएनपीआर। तो ये जो डिटेक्ट है, कई हद तक हम उसको सॉर्ट आउट कर चुके हैं। डिसरप्ट करना भी जरूरी है। सो डिटेक्ट, डिसरप्ट और डॉक्यूमेंट, ये जो तीन डीज पे काम जो है बड़ी तेजी से हुई है दिल्ली में। वो क्यों हुई है? क्योंकि हमारी स्वतंत्रता बनी रहे और सुरक्षा भी बनी रहे और एक दूसरे के बीच में ये वेन डायग्राम की तरह एक दूसरे के ऊपर ना हो। और डिटेक्ट में जैसे मैंने एआई की बात करी, जी उसी तरह मोबाइल फोन्स में जैसे दोनों साहबों ने जिक्र किया, इसमें एक टेक्नोलॉजी आया हुआ है जिसका नाम है TDOA, जी टाइम डिफरेंस ऑफ अराइवल। जब जी आप कॉल करते हैं एक दूसरे से, दूसरे तरफ जब कॉल चला जाता है और तीसरे के पास जब सिग्नल चला जाता है, इसके बीच का जो टाइम डिफरेंस है टावर के बीच में, उसके हिसाब से हम ट्रायंगुलेट करके तुरंत पकड़ पाते हैं कि ये कॉल आया कहां से। ज्योग्राफिकल लोकेशन की मैं बात कर रहा हूं। जी अगर मोबाइल फोन, स्मार्टफोन ना भी हो, हम उसको बिल्कुल ही सही तरीके से उसको पकड़ पाते हैं। ये TDOA की मदद से हो पाता है। RFTDOA कहते हैं इसको। जी इस पे हमारे कंट्री में जितना ज्यादा काम हुआ है, शायद ही किसी और कंट्री में काम हुआ हो। तो जी हम इसमें कई गुना आगे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया एनालिटिक्स जो है हमारी बहुत पुख्ता है। नेटवर्क एनालिटिक्स हमारी बहुत पुख्ता है। और एक चीज में हम बहुत आगे जा चुके हैं, वो है फंडिंग और डिजिटल ट्रस्ट। ये दोनों के बीच का जो लाइन, जब हम जैसे मैंने आप दुर्गेन जी को मैंने 100 रुपए भेजा, आपके अकाउंट में 100 रुपए आ गया। जी ये मैंने आपको फंड किया 100 रुपए, जी लेकिन ये शक के दायरे में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैं भी डिजिटली ट्रस्टेड हूं, आप भी डिजिटली ट्रस्टेड हैं। जी क्योंकि मैंने फोन पे से आपको या किसी भी पे से आपको 100 रुपए भेजा है। जो फंडिंग और डिजिटल ट्रस्ट, इसके बीच के जो मेल मिलाप है ना, इसमें भी हमारा बहुत ज्यादा काम हो चुका है। हवाला फंडिंग में हमारा बहुत ज्यादा काम हो चुका है। मैं जी ये सब क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दर्शक ये समझ लें कि भारत वो भारत नहीं है आज की तारीख में। और जो डेटा पे जो हमारा काम होता है वो 90% है। जी कोई आके आपके दरवाजा नहीं तोड़ता है या खटखटाता है जैसे अमेरिकन करते हैं, डोर टू डोर सर्च कोई नहीं करता है। लेकिन जांच एजेंसियों को एग्जैक्टली पता है कि आप कर क्या रहे हैं। और इसलिए कि उन्हें पता होना जरूरी है, क्योंकि हम आप जैसे जो आम इंसान हैं महफूज रहें, ये ब्लास्ट वास्ट के चपेट में ना आ जाए। तो ये है तीन चीजें, जी तीन डीज: डिटेक्ट, डिसरप्ट और डॉक्यूमेंट। ओवर टू यू। ठीक है। अली साहब सर कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए प्लीज। कि मैं हल्का सा बोलूंगा। मैं उजिन साहब की बात बिल्कुल सही थी और उनको उनकी बात को और आगे बढ़ाते हुए, एक ओटोमन एडमिरल थे हेरिडन बारबुरा, उन्होंने एम्परर सोलोमन को एडवाइस दिया था कि जो समुद्र पे कब्जा करता है वो एक दिन जमीन पे भी कब्जा कर देगा। अपने बाद में, क्योंकि दोनों साहब एयरफोर्स के हैं, बाद में ये सेइंग आई कि जो आसमान पे, स्काईज पे कब्जा करता है वो दुनिया पे कब्जा करेगा। लेकिन अगस्तीन साहब की बात को और वैसे बिल्कुल बढ़ाते हुए, जो चिप्स और डेटा पे कब्जा करता है वो दुनिया पे कब्जा करेगा, मैं ये बोलूंगा। एंड व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, हमने फौज में देखा था, द टफ गेट गोइंग, गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स ऑनलाइन। और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का बिल्कुल इस्तेमाल करें, उससे कई चीजें डिटेक्ट हो जाती हैं। हमको मैन करना जरूरी भी नहीं है ऑन ग्राउंड। आप सुरक्षा बलों को ऑन ग्राउंड भेजो मालूम करने के लिए क्या चल रहा है। भाई अपने आप बैठ के आप डिटेक्ट कर पाओगे अगर आप टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करो तो टेक्नोलॉजी इज
मस्ट जिसे वी कैन नॉट शाई अवे फ्रॉम, उसके साथ दोस्ती करनी ही होगी। और हर एक, चाहे ड्रोन हो, चाहे सीसीटीवी कैमरा हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपको टेक्नोलॉजी फ्रेंडली सुरक्षा बलें, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली फौज, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली सुरक्षा बलें, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली पुलिस, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना ही पड़ेगा आज की तारीख में। अगर हम और technology friendly समाज नहीं को भी, होते, समाज को भी, समाज को समाज भी को भी। टेक्नोलॉजी फ्री होना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी भूमिका सोसाइटी की है, समाज की है। देवनाथ सर के पास मैं जाऊंगा। एक छोटा सा सवाल है मेरा, अंतिम वो सवाल है, चूंकि इतनी बढ़िया बातें दर्शकों के लिए निकल कर आई कि मैं चाहकर भी अभी इस चर्चा को ख़त्म नहीं कर पा रहा हूँ। देवनाथ सर, जो जांच की गति है, रफ्तार है, उसको देखते हुए हम कितने देर तक हमको इंतजार करना पड़ेगा, सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी? 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, 5 दिन, क्या लग रहा है आपको? देखिए, इस तरह की जांच से हम सब एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचें तो एक समय का आकलन करना मुश्किल है, कि लेकिन कल सुबह तक काफ़ी आइडिया हो जाएगा। दो तीन चीज़ें तो सोच सकते हैं कि आईईडी ब्लास्ट था। क्या कार में 2 या 3 लोग थे। और तीसरी बात, क्या ये सुसाइड मिशन था? वो शायद नहीं होगा, क्योंकि जैसे ग्रुप कैप्टन अगस्टा ने बताया, सुसाइड मिशन अगर होता तो सिर्फ एक ऑटो पायलट काफी है। तो प्रीमेच्योर ब्लास्ट हो गया, तो बहुत बड़ी संभावना है कि प्रीमेच्योर ब्लास्ट हो गया। तो कल सुबह आप देखेंगे कि हमें कुछ आइडिया हो जाएगा। सलमान के परिवारजन कुछ लिंक दे देंगे, नदीम खान के परिवारजन कुछ लिंक दे देंगे, और फरीदाबाद में जो ब्लास्ट के सस्पेक्ट थे, आज उनका इंटरोगेशन आज रात को फिर से होगा कि क्या फरीदाबाद ब्लास्ट से उन लोगों ने दिल्ली की तरफ कुछ चैनलाइज किया। तो कल सुबह तक आप देखेंगे हमें एक दिशा निर्धारित हो जाएगी। जी अगस्टिन सर, प्लीज बताइए, आपका क्या आकलन है? आपका आकलन क्या है सर? कह रहे? हाँ, आवाज आ रही है। आपका आकलन क्या है सर? आप क्या मान रहे हैं? मुझे लगता है कल कुछ हद तक हमें पता लग जाएगा। परसों तक लगभग इसमें से पर्दाफाश हो जाएगा। और दुर्गेश जी, आप लौट करके मेरे को या तो फोन करेंगे या मेरे से बात करेंगे नहीं, कि मैं ये फिर बात भागते करूंगा, हुए इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए मैं फिर बात करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे एक्सपर्ट्स ने दी। प्रमोद पावा, गुड कैप्टन एमजे अगस्टीन सर, उत्तम कुमार देवनाथ सर और मेजर अली शाह ने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझाया, और एक चीज़ समझाया किस किस तरीके से क्या आशंकाएँ, क्या संभावनाएँ हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स ने उम्मीद की कि परसों तक बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, और अभी एनएसजी का ऑपरेशन चल रहा है लाल किला में। हो सकता है कि देर रात कहीं कोई इस तरह की और कोई जानकारी आ जाए। तो फिलहाल इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।